नमस्कार। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, आज वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पेंडेमिक, प्लैंडेमिक और पूरी दुनिया में जो 3 साल का पाप हुआ है उसके बाहर की आज चर्चा करूंगा। आज का विषय बहुत रोचक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा और यह विषय जानना बेहद जरूरी है आपको। पिछले 4-5 दिनों से अर्थतंत्र में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है। एक पूरी लॉबी उस रिपोर्ट को अधिक से अधिक रिपोर्ट करना चाहती है, उस खबर को, और दूसरी तरफ एक लॉबी है जो उस रिपोर्ट को दबाना चाहती है। ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं। जो रिपोर्ट, जो न्यूज खबर आई है, उस खबर को दिखाने में इतनी दिलचस्पी हो रही है, और जो दिलचस्पी है वो होनी चाहिए, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये गड़बड़झाला तो है और इस गड़बड़झाला को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस गड़बड़झाला पर पर्दादारी भी हो रही है, और पर्दा डालने के लिए महान लॉयर आ गए जो कभी पूरी दुनिया में भारत के लिए, भारत की पैरवी करते हैं। महान हरीश साल्वे जी, आधा वक्त वो लंदन में रहते हैं, आधा वक्त वो इंडिया में रहते हैं। ऐसे महान हरीश साल्वे, एनकेपी साल्वे के वारिस हरीश साल्वे, वो कह रहे हैं कि देश पर हमला हो रहा है, राष्ट्र पर हमला हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह वाह। अदानी के शेयर में गिरावट हो गई हिंडनबर्ग की एक मामूली रिपोर्ट के बाद, तो यह देश पर हमला हो गया। हिंडनबर्ग की अगर कोई रिपोर्ट आती और मीडिया में चलती, उससे सेंटिमेंट खराब होता, और अगर बात ठीक होती तो सामने आकर के कहता कि भाई आप हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट पब्लिश किया है उसका कोई मतलब नहीं है। घबराहट नहीं होती। घबराहट क्यों हो गई? घबराहट उसी को होती है जिनके दाढ़ी में तिनके होते हैं, तिनके। और लगने लगा कि कहीं मेरी दाढ़ी का तिनका कोई पकड़ ना ले, इसलिए घबराहट हो गई। और इस घबराहट को ढकने के लिए हमारे हरीश साल्वे साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भारत पर हमला है। आज भारत का व्यवसायी पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आज मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण पेश करने वाला हूं। ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखिए। हरीश साल्वे जी कह रहे हैं कि एक वक्त था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था। आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भारतीय उद्योगपतियों को कहता है, आइए हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए, आइए हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए। हरीश साल्वे को शायद लंदन का वो चमकता हुआ होटल याद नहीं आ रहा है। मैं अभी ये तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये माननीय, एक मिनट, माननीय ये हरीश साल्वे की तस्वीर देखिए। ये हरीश साल्वे जी हैं, बहुत माने हुए लॉयर हैं इस देश के, जाने माने। प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा अर्थ जगत इनके लिए पलक पावड़े बिछाते रहते हैं। ये हरीश साल्वे को आज से 10 साल पहले का वो वाकया याद नहीं आ रहा है। ये चमकता हुआ लंदन का होटल ग्रॉसवेनर, जरा ग्रॉसवेनर की तस्वीर दिखाइए। ये होटल है ग्रॉसवेनर हाउस, और यहां जो झंडे लगे हुए हैं ना, इस झंडे पे कभी तिरंगा लहराया करता था। दर्शकों ध्यान से देखिए, इस ग्रॉसवेनर हाउस के ऊपर कभी तिरंगा लहराता था, और तिरंगा इसी देश के एक उद्योगपति ने लहराया था। इसी देश के उद्योगपति ने लहराया था, और यूनियन जैक को पहले उतार करके तिरंगा लगा दिया, और भारतीय उद्योगपति ने साबित कर दिया कि देखो, तुम हमारे यहां व्यापार करने आए थे, तुम हमें खरीदने आए थे, तुम हमें गुलाम बनाने आए थे, हम तुम्हारी जो नाक है, इज्जत है ग्रॉसवेनर हाउस, उसको खरीद करके उसके ऊपर तिरंगा फहरा दिया। और कौन था तिरंगा फहराने वाला?
कौन था तिरंगा फहराने वाला? उत्तरी भारत का एक व्यवसायी जो जब मुंबई पहुंचा तो मुंबई के दलालों में कोहराम मच गया कि ये कौन आ गया, मुंबई में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है। वो थे सुब्रत रॉय सहारा। जरा तस्वीर दिखाइए सुब्रत रॉय सहारा की। सुब्रत रॉय सहारा की तस्वीर दिखाइए। शादी की बाद में पहला आप उस पे लेके आइए, मैं दिखाता हूं अभी अपने दर्शकों को। ये सुब्रत रॉय सहारा बैनर लेके आइए। सुब्रत रॉय सहारा थे। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके दिखाता हूं। ये है सुब्रत रॉय सहारा। ये सुब्रत रॉय सहारा 2010-11 में ही ग्रॉसवेनर हाउस को खरीद करके तिरंगा लहरा दिया था। हमारा तो इन्वेस्टमेंट उसी वक्त हो गया था हरीश साल्वे साहब। आप बताइए, सुब्रत रॉय सहारा का कोई नाम लेवा आज नहीं है, लेकिन आज अदानी के ऊपर एक हिंडनबर्ग की पुख्ता रिपोर्ट आई है। जांच कीजिए, अभी तो बताएंगे, अभी खोलेंगे पूरा कहानी। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अदानी का 30% शेयर क्रैश कर जाता है और इन्वेस्टर्स का 2 लाख करोड़ रुपया 24 घंटे के अंदर डूब जाता है, वो राष्ट्र के ऊपर हमला हो गया। और ग्रॉसवेनर को सुब्रत रॉय सहारा खरीदने वाले जेल चले गए। सुब्रत रॉय सहारा, अभी आऊंगा सेबी के ऊपर भी, इस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के ऊपर आऊंगा। अंधेर गर्दी चौपट राजा चल रहा है इस देश में, अंधेर गर्दी चौपट राजा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताता हूं अभी आपको, 1 मिनट लेकर के आइए। सेबी के बारे में, ये स्कोप ऑफ सेबी के बारे में पहले जान लीजिए। एक तो मैंने आपको दर्शकों बताया कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद जो अडानी का शेयर क्रैश हुआ, तो हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ये देश पर हमला है। मैंने आपको बताया कि हमारे ही देश का एक उद्योगपति लंदन के ग्रॉसवेनर को खरीद करके उसके ऊपर तिरंगा लहरा दिया था और वो सुब्रत राय सहारा जेल चला गया। तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये देश पर हमला है। किसी ने ये नहीं कहा, किसी लॉयर्स, किसी लिमिनरी एडवोकेट, सेलिब्रिटी एडवोकेट ने ये नहीं कहा कि ये तो देश पर हमला है। सुब्रत राय सहारा को चोर कहा गया, सुब्रत राय सहारा को कहा गया फ्रॉड है, सुब्रत राय सहारा को घोटालेबाज कहा गया। लेकिन सुब्रत राय सहारा ग्रॉसवेनर खरीदता है, लेकिन सुब्रत राय सहारा को घोटालेबाज कहा गया। और अदानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और उसको कहा जाता है कि यह देश पर हमला है। यह दोहरा चरित्र अपने देश के नागरिकों का देखिए। स्कोप ऑफ सेबी के बारे में बताते हैं। जो सेबी अभी कल भी सुब्रत राय सहारा के खिलाफ सेबी ने कल भी एक्शन लिया है। मैं तो हैरान हूं, लेना चाहिए, गड़बड़ियां हैं तो लेना चाहिए, खूब कस के लेना चाहिए, जबरदस्त लेना चाहिए। सुब्रत राय सहारा को फिर दोबारा जेल भेजना चाहिए, भेजना ही चाहिए अगर गलती किया है तो। लेकिन सवाल यह है कि सेबी की पहली ड्यूटी क्या है? सेबी की पहली ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। शेयर बाजार को प्रमोट करना, शेयर बाजार का देखरेख करना, किस कंपनी का शेयर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उसमें कुछ फॉल्ट लाइन तो नहीं है, उसमें कुछ फॉल प्ले तो नहीं है, यह देखना। और उसके पास जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसका मार्केट में बिहेवियर कैसा है, इसका जांच पड़ताल करना। अभी तो बहुत सारे मामले में मुझे जहां तक मालूम है कि सहारा का यह भी प्ले था कि जिस केस में मुझे मेरे ऊपर दबिश दी गई या मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है वो तो सेबी के घेरे में ही नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का विषय है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है सेबी का विषय हो, सेबी के घेरे में आता हो, क्योंकि बार बार सेबी अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह यह है, हमारे दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस सेबी का काम शेयर्स की जांच पड़ताल करना है, हिंडनबर्ग का एक मामूली 2017 में स्टैब्लिश किया हुआ 4-5 लोगों से स्टार्ट किया हुआ एक कंपनी, उस कंपनी का रिसर्च ये फाइंडिंग करने में कामयाबी हासिल कर लेता है कि भाई अदानी ग्रुप का शेयर एक्स्ट्रापोलेट किया गया था और 80 टाइम्स एक्स्ट्रापोलेट किया गया, 80 टाइम्स।
80 to 90% एक्सट्रापोलेशन ऑफ शेयर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। और उसके बाद हमारा सेबी सोया हुआ था। सेबी सुब्रत रॉय सहारा के डायरेक्टर्स, कंपनी के सहारा के डायरेक्टर्स को नोटिस दे, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज करे। बड़ा स्वागत है आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सेबी अदानी के मामले में सोई कहां थी? सोई कहां थी सेबी? सो कहां गई थी सेबी? यह सवाल इस देश के हर नागरिक को इस रेगुलेटरी बॉडी से पूछना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सहारा का इतिहास बताता हूं और फिर अडानी का इतिहास बताऊंगा। यह जानना बहुत जरूरी है आपको। सहारा का इतिहास देखिए क्या है कि हुआ क्या सहारा के साथ, गड़बड़ी क्या हो गई सहारा की। 1978 में, अभी आप जाएंगे तो 1978 में सहारा इंडिया के नाम से एक कंपनी की शुरुआत होती है। और आज भी सुब्रत रॉय सहारा उस लेमरेडा स्कूटर को अपने शोकेस में लखनऊ के अपने घर में रखे हुए हैं। लेमरेडा स्कूटर से शुरुआत होती है, बहुत ही हम्बल बिगनिंग होता है। 2000 रुपए से शुरुआत होती है और फिर वो एक स्मॉल सेविंग्स की, जिसको आप चिट फंड कहते हैं, छोटे छोटे लोगों से, पान वालों से, सब्जी वालों से लेकर के बड़े दुकानदारों से, सर्विस क्लास के लोगों से उन्होंने पैसा छोटे छोटे अमाउंट में लेना शुरू किया। और वो पैसा लेकर के जो नॉन बैंकिंग एक प्रकार से ऑपरेशन शुरू किया और वो सरकार के कायदे और कानून के तहत वो ऑपरेशन हुआ। उसका जो कुछ भी पैसा आता था उसका 80% जो उसका नियम है वो आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई जहां पर उसको इन्वेस्ट करती है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वहां वो इन्वेस्ट किया जाता था। ये था सहारा का वर्किंग और ये 2011-12 तक चलता रहा और उसमें कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं था। सहारा अपने निवेशकों से पैसा लेती थी। देश भर में सहारा के नॉन बैंकिंग के ऑफिस थे, वहां उनके काम हो रहे थे, लोग पैसा जमा करते थे। स्मॉल सेविंग्स का बड़ा एक नेटवर्क खड़ा हो गया था और एक प्रकार से लाखों लोग, मेरे ख्याल से 17-18 लाख लोग डायरेक्टली उस अभियान से एक प्रकार से जुड़े हुए थे, जिसमें कि लोगों को लाभ होता होगा। हो सकता है कि कहीं कुछ सेक्शन में किसी को नुकसान भी हुआ हो, वो अलग विषय है। लेकिन मोटे तौर पर सहारा और उनके जो इन्वेस्टर थे उनके बीच में विश्वास जमा हुआ था। अन्यथा 1978 से लेकर के 2011-12 तक इसी प्रकार से उनकी कंपनी राइज नहीं करती। वो भी 20% जो उनको पैसा मिलता था उस ऑपरेशन में वो आगे बढ़े। फिर सहारा ने क्या क्या किया? सहारा ने मीडिया एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट किया, एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया, हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में इन्वेस्ट किया, हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया, हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, इन कुछ, और इसके अलावा भी कुछ बिजनेस होंगे उनके, लेकिन ये जो 4-5 जो प्रोमिनेंट बिजनेस हैं, जो विजिबल हैं, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। उसमें हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा प्रॉफिट उनको नहीं हुआ हो, मेजर उनको लॉस हुआ हो। लेकिन एयरलाइंस का जहां तक मुझे मालूम है कि 2300 करोड़ में उन्होंने एयरलाइंस को, फिर जेट एयरवेज को बेच दिया। और जेट एयरवेज को बेचने के पहले सहारा एक प्रकार से फायदे में गया। जब वो एयरलाइंस बेच रहा था तो फायदे में बेच करके सहारा निकला, वहां भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया एंटरटेनमेंट में उनको लॉसेस जरूर हुए हैं, लेकिन बाकी जो है वो उनका ठीक चल रहा है। होटल भी ठीक चल रहा है, हॉस्पिटल भी ठीक चल रहा है। मार्जिनल प्रॉफिट और लॉस क्या है नहीं है उसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इन सेक्टर्स में सहारा अपना ऑपरेशन कर रही थी 1978 से लेकर के 2010-11-12 तक। लेकिन 2010-11 में नहीं, उसके बाद सहारा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो उल्टी गिनती शुरू कैसे हुई? जो कुछ भी काम किया, अगर सहारा ने गलत किया तो सेबी को जो जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, सेबी रिएक्ट कर रही थी। 30 सितंबर 2009 से सहारा की उल्टी गिनती शुरू हुई। सहारा की 2 कंपनियों से शुरू हुआ विवाद, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये 2 कंपनियां सहारा ने बनाई और यही विवाद की जड़ हो गया। पहला विवाद क्या, पहली कंपनी क्या थी? सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरी कंपनी थी सहारा हाउसिंग, दूसरी कंपनी थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इन 2 कंपनियों को लेकर के सहारा ग्रुप सेबी के पास जाती है। क्या करने के लिए जाती है, अब वो जरा देखते हैं।
सेबी में आवेदन दिया सहारा ने आईपीओ लाने के लिए। आईपीओ लाने के लिए सहारा ने सेबी में आवेदन किया, डीआरएचपी दाखिल किया, जिसको कहते हैं। डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी होती है। सेबी ने इस डीआरएचपी का अध्ययन किया और इस अध्ययन करने के बाद सेबी को सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां मिली। जब सेबी के पास जाते हैं एज ए कंपनी कि मैं आईपीओ लॉन्च करना चाहता हूं, तो सेबी उसकी तहकीकात करती है। हाँ भाई, जो आप दावा कर रहे हैं वो आपका पोटेंशियल है कि नहीं है, किस तरीके से आप पैसा जुटाना चाहते हैं, फिर उसको रीपे कैसे करेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं होती होंगी, जिसको उन्होंने जब जांच किया तो उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियां क्या थी? सेबी को सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों का पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां दिखी। ये 2 कंपनियां SHICL और SIRECL ही थी, यही दोनों कंपनियां जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। आगे दिखाइए। सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन डीआरएचपी दाखिल किया। डीआरएचपी कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी वही दोनों बात है। सहारा जब आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी में जाती हैं और सेबी ये कहता है कि ये पैसा आप गलत तरीके से जुटा रहे हैं, और उसके बाद सहारा को लगा, सहारा ने 25,000 करोड़ जो शिकायतें मिली थी उसमें 2 शिकायतें मिली थी जिसमें सहारा को 25,000 करोड़ रुपए, ये था कि आपने जो शिकायतों के मुताबिक ये कंपनियां वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर OFCD जारी कर रही है, यह भी कि ये कंपनियां गलत तरीके से धन जुटा रही हैं। इन शिकायतों के बाद से ही सेबी को शंका हुई, और शंका ये हुई कि सहारा ने गलत तरीके से ये जो OFCD बॉन्ड है ये एक गलत तरीका है और इससे पैसा सहारा ने 25,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब सेबी ने कहा कि ये पैसे जो आपने जुटाए हैं ये पैसे हमें वापस कीजिए, जमा कीजिए सरकारी खातों में, मतलब सेबी को दीजिए। और वहीं से सहारा का मुकदमा शुरू हुआ, और तब से लेकर आज तक, आज 13 वर्ष हो गए हैं, सहारा का ये मुकदमा उलझा हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में। अब सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आदेश आया है। इसी दौरान 2014 में सुब्रत राय सहारा को 2 साल का जेल हो गया। जेल इसलिए हो गया क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि भाई आप सौदेह आप आइए और कोर्ट में अपनी बात रखिए, तो 1-2 बार उन्होंने आने से मना कर दिया या वो नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। इसकी वजह से जाहिर है कोर्ट को गुस्सा लगेगा, और कोर्ट को ये समझना भी चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो अंततः सुब्रत राय सहारा को जेल जाना पड़ा। अच्छी बात है, जेल जाना चाहिए। अगर सुब्रत राय सहारा ने कुछ गलत किया है तो सुब्रत राय सहारा को जेल जाना चाहिए। ये सुब्रत राय सहारा एक जमाने में इतने मशहूर थे कि खाली इनकी वजह से नहीं, सुब्रत राय सहारा की बेटी की जब शादी हुई थी तो उस वक्त पूरा का पूरा पॉलिटिकल कुनबा, क्या प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे और मुलायम सिंह यादव हों, LK आडवाणी हों, पूरा का पूरा कुनबा, उस वक्त देश की सबसे महंगी शादियां थी। अब सहारा की गलती क्या क्या है? सहारा कई बार ये जो कहते हैं ना कि हम अपने देशी भाषा में उसको कहते हैं शो में बिलीव करना, शोबाजी करना, हिंदी में उसको कहते हैं शोबाजी करना। तो शोशे में सहारा पड़ गया, और ये दिखाने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स को ये कन्विंस करने के लिए कि सहारा बहुत बड़ा है, उनके पहुंच बहुत बड़े हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सारे तमाम लोग, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे उनके दोस्त हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सब लोग। आपको मालूम होगा कि सहारा इंडियन क्रिकेट का सबसे लंबा एक प्रकार से स्पॉन्सर रहा, और करोड़ों रुपए उसने स्पॉन्सरशिप में लगाया है। सहारा स्पोर्ट्स को लेकर के काफी इंडियन हॉकी टीम को उन्होंने काफी दिनों तक स्पॉन्सर किया है। तो एक नेशनलिस्ट इमेज भी है। और सहारा दूसरी तरफ भारत पर्व भी मनाता है, भारत पर्व, राष्ट्रीयता को लेकर के भी सहारा काम कर रहा है। लेकिन सहारा श्री सुब्रत राय सहारा जेल गए। इतने राष्ट्रवादी, क्रिकेट को स्पॉन्सर करना, हॉकी को स्पॉन्सर करना। 1999 में कारगिल वॉर के हमारे जांबाजों के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना, इसके अलावा
आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस प्रकार का छद्म इस देश में हो रहा है। गुजरात में जब भूकंप आया तो सबसे पहले सुब्रत रॉय सहारा की कंपनी वहां पहुंची और उसने जबरदस्त काम किया, पूरा गांव का गांव, शहर का शहर बसा दिया। वो राष्ट्रवाद नहीं था, वो राष्ट्रवाद नहीं था। कारगिल के शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद राष्ट्रवाद नहीं है। ग्रॉस बैनर पर तिरंगा लहराना राष्ट्रवाद नहीं है। न्यूयॉर्क प्लाजा, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह होटल है द प्लाजा न्यूयॉर्क। द प्लाजा, थोड़ा सा क्लोज कीजिए प्रभात, क्लोज कीजिए। द प्लाजा न्यूयॉर्क, यह होटल है। इस होटल को भी सुब्रत रॉय सहारा ग्रुप ने खरीदा। और आज के हालात क्या हैं? ग्रॉस बैनर को भी सुब्रत रॉय को बेचना पड़ा और प्लाजा को भी बेचना पड़ा। लेकिन ये राष्ट्रवाद पर, भारत पर हमला नहीं है। भारत पर हमला यह हो गया जब हरीश साल्वे ने कह दिया कि अदानी ग्रुप पर हमला हो गया। झूठे मक्कारों, आइए अब अदानी के बारे में बताता हूं आपको। मक्कारी चल रही है हरीश साल्वे जी, कभी सहारा के बारे में मत बोलिएगा। सहारा चोर है तो सहारा को जेल ठुकाई भेजिए, लेकिन अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है तो उसके समर्थन में भारत को गिरवी रख रहे हैं। खबरदार, खबरदार हरीश साल्वे, आपको ये गोदी मीडिया आपका इंटरव्यू करेगी, मेरे के साथ आप आइए, मैं भी आपसे बातचीत करूंगा, जब बताइएगा उसमें। खबरदार हरीश साल्वे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कह रहे हैं कि भारत पर हमला, सुब्रत राय को जेल। सुब्रत राय के ऊपर जब हमला हुआ तो क्यों नहीं कह रहे हैं? सुब्रत राय का 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा है। सुब्रत राय बार बार कह रहा है कि आप जो 2-2.5 करोड़ हमारे जो इन्वेस्टर हैं उसकी लिस्ट मैंने भेजी है, आप पहचान कीजिए, अगर फर्जी है तो हमें सजा दे दीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, या इधर या उधर। सुब्रत राय बार बार कह रहा है कि 2-2.5 करोड़ जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी लिस्ट मैंने भेजी है। अब सेबी को लिस्ट ही नहीं मिल रहा है। 129 लोगों की लिस्ट मिली है अभी तक जो आखिरी जानकारी मुझे थी, 129 लोगों की मिली है और उसमें से कुछ करोड़ रुपए ही वो डिसवर्स कर सके हैं। सुब्रत राय बार बार कह रहे हैं सेबी को और अदालत को कि या तो पैसा आप देख लीजिए कि पैसा किसका है। अगर मैं क्लेमेंट हूं, मैं कह रहा हूं कि वो पैसा मेरा है, मैं अपने इन्वेस्टर्स को लौटा दूंगा, लेकिन सेबी कह रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर्स के जो इन्होंने लिस्ट भेजे वो फर्जी लिस्ट है, इनके पास ये ब्लैक मनी है, किसी ने दिया है। तो अगर ब्लैक मनी है किसका है तो उसकी भी तहकीकात कर लीजिए। और अगर ब्लैक मनी है, एमनेस्टी स्कीम किसके लिए लाया गया था? चलिए मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि ब्लैक मनी है 25,000 करोड़ रुपए, तो आपने तो बजाबता है कि एमनेस्टी स्कीम ला रखी है कि अगर कोई डिक्लेयर कर देगा कि हाँ ये मेरी ब्लैक मनी है तो 40% जमा करके 60% तो आप दे देते हैं, वही कर दीजिए कम से कम। लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि सुब्रत रॉय के जितने अकाउंट हैं उसको फ्रीज कर रहे हैं। सवाल सुब्रत रॉय का नहीं है, सवाल सुब्रत रॉय की कंपनी से जुड़े हुए लाखों एम्प्लॉय का है, लाखों परिवार का है। और यह सवाल माननीय अदालत से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, या तो यकायक फैसला सुना दीजिए। सुब्रत राय को अगर फ्रॉड हुआ है, गलती हुई है, सुब्रत राय को जेल भेजिए, लेकिन एम्प्लॉय को उसकी सजा क्यों दे रहे हैं? सहारा ग्रुप के एम्प्लॉय को इसकी सजा क्यों दे रहे हैं? उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। सहारा ग्रुप बार बार आपसे कह रहा है कि अगर मेरे पास ब्लैक मनी है तो उसके लिए भी हमको सजा देना है, दे दीजिए, वो तहकीकात कर लीजिए। अगर नहीं ब्लैक मनी है, अगर वो मेरे इन्वेस्टर्स फर्जी हैं तो उसकी भी तहकीकात कर लीजिए, हमें सजा दे दीजिए। लेकिन वो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप हमें लटकाए हुए हैं कानूनी पछड़े में। तो सच क्या है ये हमें बता दीजिए, लेकिन हमारे एम्प्लॉय को इसकी सजा मत दीजिए। हमारे लाखों एम्प्लॉय, हजारों एम्प्लॉय का परिवार बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो भारत पर हमला नहीं है। भारत पर हमला है जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी तो हरीश साल्वे भारतीयता को बेचने का धंधा शुरू कर देंगे। हरीश साल्वे जी कृपा करके यह काम मत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। ये एक बिजनेसमैन का रिपोर्ट आया है
कानूनी लड़ाई हो रही है, भारत को क्यों ला रहे हैं? मेरा सवाल इस पर है, भारत को बीच में क्यों ला रहे हैं? भारत से पूछ के गए थे क्या वो मॉरिशस? भारत से पूछ के गए थे क्या वो यूएई? क्या ये सही नहीं है कि 40 शेल कंपनियां हैं? क्या ये सच नहीं है जो हिंडनबर्ग ने कहा है? वो सबको आपने सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। शेल कंपनियां हैं या नहीं है बाहर में? शेल कंपनियों से सैफन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है पैसा? जो ब्रॉड डे एंड लाइट में सारी चीजें सामने में, आप उसको खारिज कर रहे हैं। सुब्रत राय ने एसबीआई से पैसा नहीं लिया, सुब्रत राय ने एलआईसी से पैसा नहीं लिया, सुब्रत राय ने पैसा लेकर के एसबीआई को दिया, एलआईसी को दिया, यूटीआई को दिया, क्योंकि पैसा लेकर के सुब्रत राय आरबीआई को देता था और आरबीआई उसका जुगाड़ करती थी कि कहां 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 पैसा लगाना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही पैसे जाते थे ना, वो मार्केट में ही था वो पैसा। सुब्रत राय ने कम से कम ऐसा नहीं किया। सुब्रत राय पैसा लेकर के आपको दिया है, भागा नहीं है। सुब्रत राय भगोड़ा नहीं है। अब आपको ये दर्शकों ये मालूम हो रहा होगा कि मैं सुब्रत राय की तारीफ क्यों कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा हूं सुब्रत राय की, और ना मैं करूंगा। सुब्रत राय की जो गलतियां हैं, जो गलतियां की हैं, उसको वो भुगत भी रहे हैं, लेकिन इस फ्रॉड की वजह से नहीं भुगत रहे हैं, कुछ और कारणों से भुगत रहे हैं या भुगत रहे होंगे, ये उनका प्रारब्ध होगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि आपके सामने दो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जो सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे पैसा नहीं लिया। आपका हमारा जरूर लिया, पान वाले का, सब्जी वाले का, छोटे व्यापारियों का पैसा जरूर लिया, लेकिन वो पैसा लेकर के सरकार को ही दिया और फिर सरकार ने ही वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मैं आपके सामने दृष्टांत रख रहा हूं। ये जो गोदी मीडिया और ये जो तमाम मीडिया ब्लैक स्क्रीन करने वाले आते हैं ना, आपको अलग अलग पता नहीं कुछ कुछ अपना एजेंडा चलाते हैं। हमें एजेंडा से लेना देना नहीं है। हम आपके सामने दो परिप्रेक्ष्य रख रहे हैं कि एक सुब्रत राय सहारा है और एक गौतम जी अडानी है। अब सुब्रत राय सहारा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं लेते हैं और गौतम अडानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, लूटते हैं। पैसा लेते नहीं है, लूटते हैं। मैं इसे लूट कहूंगा। 74,000 करोड़ रुपए, 74, और ये कह रहे हैं कि देश बना रहे हैं। तो सुब्रत राय देश बिगाड़ रहा था। गौतम अडानी अगर देश बना रहा है तो सुब्रत राय देश बिगाड़ रहा था। ग्रॉस बैनर को खरीद करके सुब्रत राय तिरंगा वहां पर लहराया था तो देश बेच रहा था या देश बना रहा था? ये कोई भी कॉमन सिटीजन समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सुब्रत राय ग्रॉस बैनर को खरीद करके तिरंगा लहरा रहा था तो किसका परचम लहरा रहा था? भारत माता का लहरा रहा था कि नहीं लहराता था? प्राइवेट जेट में सुब्रत राय अगर जाते थे तो भारत माता की तस्वीर लेके जाते थे, तो भारत पर्व मनाते सुब्रत राय। लेकिन सुब्रत राय, भारत पर्व मनाने वाले सुब्रत राय, कारगिल के हमारे जांबाजों के परिवारों को मदद करने वाले सुब्रत राय, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले सुब्रत राय, हॉकी को सपोर्ट करने वाले सुब्रत राय, भूकंप में गांव बसाने वाले सुब्रत राय, वो देशद्रोही, वो जेल में। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई अडानी पर, तो अडानी देश पर अटैक हो गया। अब अडानी समूह का ये देखिए 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा क्या गया? कहा यह गया कि अडानी ग्रुप शेल कंपनियां बना करके बाहर में यहां से पैसा सैफन ऑफ करती है और फिर वो इन्वेस्टमेंट यहां दिखाती है। इन्वेस्टमेंट दिखा करके अपने शेयर का भाव 80-90 गुना आगे बढ़ाती है और उस शेयर को लेकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहती है कि अब जरा हमको पोर्ट खरीदना है, मेरी बात हो गई है और मैं ये बिड जीत ही रहा हूं। आपने देखा होगा कि अभी लगातार गौतम अडानी जी इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मुझे अगर पोर्ट मिला है, एयरपोर्ट मिला है, रेलवे का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है या रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने प्रॉपर बिड करके लिया है, उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। मैं मानता हूं, चलिए मैं मानता हूं आपने बिड करके लिया है लेकिन बिडिंग में कोई दूसरी कंपनी आ ही नहीं पाती है क्योंकि आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी इतनी शानदार है, गौतम अडानी की बिडिंग स्ट्रैटेजी, कि उस स्ट्रैटेजी को कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है। वारे 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 वारे।
इसलिए नहीं बीट कर पा रहा है क्योंकि सेल कंपनियों के माध्यम से आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसके बाद एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं आप अपने शेयर को, और उस शेयर को ले जाकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति तो इतनी बढ़ गई है, लाइए 74,000 करोड़ रुपए, और एलआईसी वाले को फोन बैंकिंग हो जाता है। मोदी जी आपको याद होगा ना, आपको याद होगा, आप ही जिक्र करते थे कि कांग्रेस के जमाने में फोन बैंकिंग होता था। फोन बैंकिंग का मतलब आपको दर्शकों मालूम है? फोन बैंकिंग का मतलब यह होता था कि कांग्रेस के नेताओं से जो जिनकी शागिर्दगी थी, वो अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना चाहता है तो कांग्रेस के नेता उनको फोन कर देते थे कि भाई इनको 20,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, और उनको 20,000 करोड़ रुपए मिल जाता था। यह होती थी फोन बैंकिंग। पिछले 3 साल में अदानी की संपत्ति 13 गुना बढ़ी है। 13 गुना। देश पर हमला है। हरीश साल्वे जी, देश पर हमला है। हरीश साल्वे जी, ये देश पर हमला है। स्टैटिक अटैक ऑन नेशन। और हमारा देश अभी पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है। हमारी ग्लोबल रेटिंग बढ़ रही है। यही रेटिंग थी, यही तो उन्होंने फुस किया, आपके बलून में पिन मार दिया। आपका बलून था, वो हाइड्रोजन गैस था उसमें। वो हिंडनबर्ग जो बना ना, वो हिंडनबर्ग था, वो 1936-37 में जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो हाइड्रोजन प्लेन था जो क्रैश हुआ था। और हैरानगी है कि उसी एक क्रैश प्लेन के नाम पर हिंडनबर्ग कंपनी उसने बना ली। खैर, वो एक अलग विषय है। मेरा ये कहना है कि गौतम अदानी साहब को 74,000 करोड़ रुपया अकेले एलआईसी दे देता है, और अभी जो एफपीओ आने वाला था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ, ये जो 20,000 करोड़ का जो एफपीओ आने वाला था, उसमें भी एलआईसी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला था। एलआईसी हिस्सा लेने वाला था। फोन बैंकिंग हो गई थी। जाहिर है बिना फोन बैंकिंग के तो हो नहीं सकती है ये बात। फोन बैंकिंग हो गई थी और एलआईसी पैसा देने के लिए आतुर था, तड़मराहट थी, एकदम से तड़प थी एलआईसी में। मैं कैसे पैसा दूं अदानी साहब को? मैंने 74,000 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए, कुछ और दे देते हैं, देना चाहिए। और एसबीआई को भी बहुत एकदम से अंदर से तड़प थी कि कैसे कब इनको चेक जारी किया जाए। सुब्रत राय ने तो ऐसा नहीं किया। सुब्रत राय लोगों का पैसा लेकर के आपके ही पास जमा किया, लेकिन सुब्रत राय जेल चला गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नजर टेढ़ी हो गई कि 25,000 करोड़ रुपया आपने कैसे जुटा लिए ओएफसीडी से, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुब्रत राय के ऊपर इंक्वायरी कर दिया, कोर्ट में केस हो गया और सुब्रत राय जेल चले गए। लेकिन अदानी साहब को फोन बैंकिंग हो गया, एलआईसी से 74,000 करोड़ रुपए, एसबीआई से पैसे की देने की एकदम से ललक थी, और इसीलिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेना पड़ा और अदानी साहब को आकर के ब्रीफ करना पड़ा। मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो सुब्रत राय सहारा के देखे हैं, जब बार बार वो आकर के अपने इन्वेस्टर्स को कहते थे कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम डूबेंगे नहीं, हम लड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मुझे आज सुब्रत राय सहारा के प्रति आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको जो कोरिलेट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो बिजनेसमैन को मैं देख रहा हूं। हो सकता है बहुत सारी कमियां होंगी उनमें, लेकिन वो इसी प्रकार से आकर के कहते थे, अपने इन्वेस्टर्स को कहते थे कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सबका पैसा लौटाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक व्यवसायी हूं, मैं लड़ रहा हूं अलग अलग फ्रंट पे, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। आज मैं जब गौतम अदानी साहब को देख रहा हूं तो मैं भी उनके प्रति बेनेवलेंट हूं। मैं भी दयालु भाव से उनके तरफ देखता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि गौतम अदानी डूबे, बिल्कुल नहीं डूबे। मैं चाहता हूं कि गौतम अदानी आगे जाए गौतम अदानी। और मैं आज भी मैं गौतम अदानी के साथ खड़ा हूं। मैं लेफ्ट लिबरल की तरह नहीं हूं कि मैं अटैक करूंगा या सैडिस्ट की तरह मजा लूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि दो एस्पेक्ट हैं। एक, बिजनेसमैन को जब आप डुबाते चले जाते हैं, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है, वो तिरंगा फहराता है विदेशों में जाकर के, उस वक्त भी उसको राष्ट्रवादी नहीं कहा जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन के खिलाफ अगर कुछ हो गया है तो उसे राष्ट्र पर हमला कहा जाता है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं।
मेरा कोई गौतम अदानी से विद्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हो भी नहीं सकती, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन यह परिप्रेक्ष्य है कि फोन बैंकिंग से इधर समर्थन हो रहा था, उनको कोई फोन बैंकिंग अभी तक सुब्रत राय सहारा को मिला नहीं, वरना सेबी भी पीछे हट जाती, केस भी ठीक हो जाता और सुब्रत राय की बल्ले बल्ले हो जाती। सवाल यह है कि सुब्रत राय सहारा के लाखों हजारों जो परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, उसका क्या कसूर है? इसलिए वो राष्ट्र पर हमला नहीं है। तिरंगा ग्रॉस वेनर पे लहरा, तिरंगा प्लाजा न्यूयॉर्क में लहरा, लेकिन दोनों होटल को सुब्रत राय सहारा को बेचने पड़े। लेकिन वो राष्ट्रवाद पर खतरा नहीं था, राष्ट्र पर खतरा नहीं था। इसलिए दर्शकों, थोड़ा अपनी आंख और कान खोल करके रखिए। और हरीश साल्वे जी, आप जैसे एडवोकेट अगर ये कहें कि अदानी के ऊपर हमला देश के ऊपर हमला है, तो बेहद शर्मनाक है। मैं आपको इंटेलिजेंट एडवोकेट मानता हूं, और ऐसी शर्मनाक बात कम से कम आप न करिए। तो मित्रों, मैं आज समझता हूं कि सुब्रत राय सहारा और गौतम अदानी के बारे में मैंने जो आपको दृष्टांत दिए हैं, आप समझ गए होंगे। सोमवार रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।